बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सो जनरली जितनी बातें जो है वो हम लोग कर रहे हैं सारी समहाउ कहीं ना कहीं जो है वो ठीक है। हमने जो है वो बिल्कुल ही बेस वर्जन से बहुत ही आसान तरीके से जो है ना वो चीज़ों को लेकर चलना है। और अगर हम जनरली बात करें कि भाई मशीन लर्निंग हमारे नज़दीक जो है वो क्या है, तो डेफ़िनेटली हम इसको एक ऐसी फील्ड या एक ऐसी पर्टिकुलर डोमेन का नाम देंगे जिसपे व्हाट वी जस्ट वांट कि हम किसी तरीके से ना मशीन को एक एबिलिटी प्रोवाइड कर दें किस चीज़ की, लर्निंग की, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, कि हमें ख़ुद से उसको कोड ना करना पड़े, हमें ख़ुद से उसको चीज़ों को बताना ना पड़े, हार्ड कोड वे में चीज़ों को एक्सप्लिसिटली बताना ना पड़े, बल्कि हम उसको एक एबिलिटी दे दें कि वो ख़ुद से अपने आप जो है वो लर्निंग स्टार्ट करना शुरू कर दे। ठीक है, अच्छा अभी ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। मैं चाहती हूँ कि आपके माइंड में ना ये भी एक डिफरेंस इसका मेंटेन रहे। इस वेन डायग्राम को हम और ज़्यादा एक्सपेंसिव बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो है वो 2 से 3 चीज़ों का ज़िक्र हुआ हुआ। और मैं पर्टिकुलरली चाहती हूँ कि आपके जहन में वो पिछली डेफिनेशन जो है ना वो ना हटे, कि जो हम AI को लेकर चल रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि ऑफ कोर्स दैट इज़ द बिग बबल जिस पे हम ओवरऑल एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को कैसे इमिटेट करना है उसकी बात कर रहे थे। अब मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ना आपने इंटेलिजेंस का फैक्टर लाजमी देखना है कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। नाउ वी नो कि हमने जब इंटेलिजेंस की एक पूरी डिटेल में डिबेट की थी इंटेलिजेंस के ऊपर, सो हमें वहाँ से ये आइडिया हुआ था जब हम करिकुलर पार्ट में थे कि भाई इंटेलिजेंस के मल्टीपल एस्पेक्ट हैं। इंटेलिजेंस किसी एक ही कैटेगरी का नाम नहीं है, इंटेलिजेंस के मल्टीपल एस्पेक्ट हैं। उन तमाम एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट हमें याद था कि यार वो तो लर्निंग का है। ठीक है ना, इफ़ एनी पर्टिकुलर बीइंग इज़ एबल टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। अब हमारे केस में लर्निंग हमारे केस में क्या थी कि हमारी पिछली जो गुजरी हुई गुज़श्ता ज़िंदगी है, जो हम लाइफ एक्सपीरियंसेस गुजार कर आए हैं, जो हैपनिंग्स हमारे साथ हुई हैं, और उन इंसिडेंट्स, हैपनिंग्स, हैप्पी मोमेंट्स, जो भी चीज़ें हमारे साथ पिछली लाइफ जो एक्सपीरियंसेस हम चीज़ें हम एक्सपीरियंस करके आए हैं, डेफिनेटली उनके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस निकले होंगे। और उन कॉन्सिक्वेंसेस में चाहे वो गुड थे बैड थे, हमने उसमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लर्न की थी, कुछ इंसाइट्स हमारे पास लर्न की थी कि अच्छा यार ये हुआ, हमने ऐसे किया और उसका जो नतीजा था वो ये निकला। ठीक है, अब हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेकर जो है वो अगली ज़िंदगी में जाते जाते हैं, नए एक्सपीरियंसेस गेन करते जाते हैं, नए पर्टिकुलर लर्निंग लेते जाते हैं, और पिछली लर्निंग और कुछ नए को मिक्स करते हुए जो है वो हम इस तरीके से प्रोसीड करते चले जा रहे हैं। अब विच दिस काइंड ऑफ द लर्निंग एस्पेक्ट इज़ वेरी फैंसी एज पर द ह्यूमन बीइंग, और ये शायद हम इतने आराम से कर देते हैं कि हमें आइडिया भी नहीं होता। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि, क्योंकि गोल हमारा क्या था, गोल ये था कि यार किसी तरीके से प्रॉपर वे में ह्यूमन इंटेलिजेंस को ना इमिटेट कर दें मशीन के अंदर। कोई ये जो एबिलिटीज़ है ना ह्यूमन इंटेलिजेंस की, जितनी भी एबिलिटीज़ आती हैं इंटेलिजेंस के फैक्टर के अंदर, वो हम किसी तरीके से कर दें। अब डेफिनेटली कि जब हम लर्निंग का फैक्टर कर देंगे तो हम उसको क्या नाम देना शुरू हो गए, हमने कहा यार ये मशीन लर्निंग है, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन ख़त्म नहीं किया, हम इस पर मज़ीद जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इतनी तो समझ में आ गई कि ये जो मशीन लर्निंग है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एंड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन वी आर गोना फोकस ऑन ऑल दोज एल्गोरिथम्स that can actually learn learn। ठीक है ना, क्या लर्न करेंगे, कुछ ख़ास किस्म के पैटर्न्स लर्न करेंगे। किस चीज़ के पैटर्न्स करेंगे, जो पीछे एक्सपीरियंसेस हुए। ठीक है ना, लेट्स कॉल इट द ट्रेनिंग, लेट्स कॉल इट द डेटा। क्यों करेंगे, ताकि हम जो न्यू अपकमिंग आने वाले जो आपका डेटा है, या न्यू जो अपकमिंग आने वाली आपकी सिचुएशंस हैं, उस पर हम एक्यूरेट इन्फ्रेंसेस निकाल सकें, और किसी तरीके से मेरे अंदर ये एबिलिटी आ जाए कि मैं इन्हीं मॉडल्स, इन्हीं एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए अगली लाइफ के, या जो करंट की एक न्यू सिचुएशन है, इस पर मैं डिसीजन मेकिंग कर सकूं। इसके ऊपर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, मेरे पास पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है। आई कैन डू रिकमेंडेशंस, आई कैन डू प्रेडिक्शंस। किस तरीके से, द ओनली मेन थिंग इज़ कि मुझे
हार्ड कोडेड वे में एक्सप्लिसिटली बताया ना जाए, बल्कि ये मेरे अंदर इम्प्लिसिट एबिलिटी हो कि मैं पिछले एक्सपीरियंसेस की बेस पर न्यू सिचुएशंस के ऊपर भी डिसीजन मेकिंग कर सकूँ। ठीक है, तो ये एक छोटी सी हमने जो है वो काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन देखा। अब इसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं, इसको हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा एक डिस्कशन कर लें। ये क्यूट सी जो है ना वो कैट और डॉग जो है वो बने हुए हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ सबसे। वो क्वेश्चन ये है कि मिसाल के तौर पे देयर इज़ अ पर्सन, ठीक है, वो कहते हैं कि यार आई हैव अ पेट, मेरे पास एक पेट है, ठीक है, और मेरी जो पेट है ना वो कैट है, और ये कैट का ना इमेज है, ठीक है ना, ये मेरी कैट का इमेज है, और इस कैट के इमेज को पर्टिकुलरली वो कहता है कि आई नो कि दिस इज़ द कैट इमेज, बट डू यू हैव एनी प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस प्रोग्राम, ठीक है, एंड प्रोग्राम में क्या है, मेरे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उस पर कुछ कोड लिखा हुआ है, और लेट्स सपोज इस तरह की प्रॉब्लम के लिए पाइथन इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है, वी आर गोना ऑप्ट पाइथन, सो इट्स अ पाइथन कोड. So is it possible, it's a question from my side to you, is it is it possible that can I write any kind of a Python program जिसके पास ये ability हो कि वो इस image को read out करे, इस image को understand करे, और ये बता सके कि ये image जो है वो okay fine cat का image है. Is it possible technically? What do you think? Is it possible? शायद। I'm asking, please be interactive, okay? I'm asking that is it possible that ये जो Python का कोड है, Python का कोड मैं कुछ ऐसे इस तरीके से लिखूँ, देखो ना इमेज क्या है, image is nothing. If I have to study the image, then image is nothing. It's all the pixel values, collection of pixels, ठीक है, जिसमें से हर एक पिक्सल वैल्यू जो है वो बेसिकली XY कोऑर्डिनेट के ऊपर है, ठीक है, फिर सा कलर इमेज तो वो RGB वैल्यूज़ के हिसाब से जो है वो चल रही है XYZ कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, तो XY कोऑर्डिनेट्स में, तो बहरहाल ये जो पिक्सल बाय पिक्सल मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, आई नीड टू स्टडी, इफ़ आई वांट टू स्टडी द इमेज आई नीड टू स्टडी द पिक्सल वैल्यूज़, and if I need to understand, if I am understanding the pixel values, then I need to update my code in a way कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स हार्ड कोड किए हों, कुछ पर्टिकुलर रूल्स हार्ड कोड किए हों कि भाई उन रूल्स को देखते हुए, उन रूल्स को अंडरस्टैंड करते हुए मेरा जो प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है, एंड आई दीज रूल्स कैन डायरेक्टली रेप्लिकेट दिस इमेज वैल्यूज़, ठीक है ना, तो ये पिक्सल वैल्यूज़ अगर इस पर्टिकुलर रूल्स के अंडर फॉल करती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये प्रोग्राम के ज़रिए अपने इमेज को स्टडी कर रही हूँ कि हाँ अगर ये पिक्सल वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब कि इन वैल्यूज़ के ऊपर जो है ना ओके ये इमेज जो है वो किसका है, कैट का इमेज है, ठीक है, सो टेक्निकली दिस इज़ पॉसिबल. Now come again for the second thing, okay fine, now I have a program that can actually study this particular image of the cat. Now change the situation. Now picture में मैं खुद आती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई मेरे पास भी एक कैट है, ठीक है ना, एंड आई हैव एन इमेज ऑफ कैट, कैन द सेम प्रोग्राम, नाउ my question is that can this same program has the ability to read this new image and can identify कि ये cat का image है, question mark, and the answer is कि no. Why? Because this is going to be a new image. New image mean some new pixel values. New pixel values means कि कुछ खास रीडिंग्स शायद दोनों की कुछ पिक्सल वैल्यूज़ मैच कर जाएं, ठीक है, बट नॉट ऑल. So it means कि if for the same program I need to understand this new image as well, तो मुझे इसके जो रूल वैल्यूज़ हैं उसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, किसके लिहाज से, इस न्यू इमेज के लिहाज से, ठीक है, सच दैट कि मेरा सेम प्रोग्राम जो कि इस इमेज को अंडरस्टैंड कर रहा है
और आइडेंटिफाई कर रहा है कि अगर ये वैल्यूज़ होती हैं तो इस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट दिस इज़ गोइंग टू बी द कैट. So it means कि if I want to study or understand the new image, then I need to update my rules, hard coded rules, so that कि वो इस image को भी understand कर सके. ठीक है, let's suppose कि एक और image आता है. ठीक है, तो अगेन द क्वेश्चन इज़ कि क्या ये सेम प्रोग्राम इस इमेज को आप स्टडी कर सकते हैं. आंसर इज़ गोइंग टू बी अगेन द सेम, that every time for the new upcoming image I need to update my program so that it can understand the new image. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 500 इमेजेस आ जाते हैं न्यू, तो मुझे उन तमाम इमेजेस के लिए अपने प्रोग्राम को कहीं ना कहीं अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ दिस इज़ नॉट फेसिबल इन द रियल लाइफ सिचुएशन, बिकॉज इनफैक्ट अगर आपके पास हर एक कैट, एक ब्रीड की भी अगर आप डिफरेंट एंगल से इमेजेस लेते हो, तो हर इमेज की वैल्यू तो न्यू आती जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट टेक्निकली पॉसिबल टू हार्ड कोड वन सिंगल प्रोग्राम दैट कैन सम हाउ अंडरस्टैंड ऑल द इमेजेस एंड सम हाउ it can also understand the new upcoming image as well. But as a human we do have the capacity कि अगर हमें 2 से 3 दफ़ा बताया जाए कि यार ये कैट का इमेज है, तो we don't need to understand the new image again and again. We will know just by seeing कि okay, next one is the cat. So we don't want to hard code these kind of situation. We want this ability of the human के such that कि अगर मैंने 2 से 3 या 3 से 4 या 4 से 5 फॉर एग्जांपल, हालांकि इतने कम नहीं होते, इमेजेस दिखा के किसी प्रोग्राम को ये दिखा दिया है कि ये कैट का इमेज है, सो आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम कि मुझे नेक्स्ट टाइम इसको एक नए इमेज के लिए दोबारा से हार्ड कोड ना करना पड़े, दोबारा से रूल्स को अपडेट ना करना पड़े. इट जस्ट गोना अंडरस्टैंड कि दिस न्यू इमेज इज ऑल्सो द कैट इमेज. ठीक है, बट नाउ दिस लेड्स अस, दिस एग्जाम्पल लेड अस टू द मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड द मशीन लर्निंग. ठीक है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जो इमेजेस मेरे पास आ रही हैं, जैसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है, ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, दिस इज ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग. एवरी टाइम आई एम एनकाउंटरिंग विद द न्यू सिचुएशन, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू update my rules, update my hard code values. ठीक है ना, these rules. So this is what traditional programming was about. कि for example, if my system that has the ability to do anything, so what was my way, I do have the data. जैसे for example images के data की हम बात कर रहे हैं, it could be a textual data, it could be sound data, it could be video data, it could be any data. So the data we are talking about, उस data को समझने के लिए we also need to write the rules. ठीक है, रूल्स क्या थे, वो जो हार्ड कोडेड इंस्ट्रक्शंस में लिख रही थी. ठीक है, हर दफ़ा एक नया अगर डेटा आ रहा है, तो इस डेटा को समझने के लिए एवरी टाइम आई नीड टू राइट द रूल्स, और इन रूल्स को यूटिलाइज करते हुए, इस डेटा को समझते हुए मेरा जो सिस्टम है वो क्या देता था, आउटपुट देता था. जैसे अभी ये वाला सिस्टम जो है वो रूल्स अपडेट होने के बाद इसको समझ रहा था कि ओके नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस न्यू इमेज, ओके नाउ आई कैन अंडरस्टैंड द इमेज, सो डैट अगर ये वाली रूल्स ये वाली पिक्सल वैल्यूज आती हैं तो मैं इसको कहूँगा कि ये कैट की है. ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच. वी वॉन्ट टू डू इट वाया मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग आइडिया इज़ दिस दैट ओके आई स्टिल गोना नीड द डेटा, मुझे अभी भी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी कि जिससे मैंने जो है वो लर्न करना है कि अच्छा मैंने करना क्या है, लर्न क्या करना है, और जिसके ज़रिए मैंने लर्न करना है. ना द आइडिया इज़ कि मैं उसको सिर्फ 2 से 5 से 6 ये 3 से 4 इमेजेस दिखाकर ये बता दूं कि यार ये जो इमेज है ना, ये सेट ऑफ इमेजेस, ये कुछ 500 600 या ये कुछ इमेजेस का सेट है. ठीक है, ये सारे इमेजेस तुम वन बाय वन देख लो, ये तमाम के तमाम इमेजेस जो है ना वो किसके हैं, कैट के हैं. अब मैं बताता हूँ अंडर द हुड क्या हो रहा होगा, अभी पहले ये देख लो. ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि इसको कैट कहना क्यों है, मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया कि ये सेट ऑफ इमेजेस हैं और ये सारे कैट के हैं. ठीक है, हाँ क्या दे दिया इसका मतलब, मैंने तुम्हें डेटा दे दिया, और ये डेटा क्या है मैंने तुम्हें वो बता दी, आउटपुट बता दी, लेबल्स बता दी. अंडर द हुड नाउ मशीन
का काम क्या है कि वो अब की बार, क्योंकि उसको डेटा और आउटपुट तो मिल रही है, अब की बार उसने खुद से कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसे रूल्स आइडेंटिफाई करने थे फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल दोज इमेजेस, जिसकी बेस पे वो लर्न करेगा कि अच्छा क्या ऐसे रूल्स इसके अंदर छुपे हुए हैं, या क्या ऐसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, या क्या ऐसी यहाँ पर पैटर्न जो है वो बन रहा है, जिसकी बेस पे आई विल लर्न अंडर द हाउड कि ओके ये जो डेटा है, इस डेटा को मैंने ये वाले लेबल्स या आउटपुट लेबल समझना है, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द मशीन लर्निंग. वी ऑलरेडी हैव द थ्री थिंग्स. कभी भी जब हमने कोई काम करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें ऑफ कोर्स सबसे पहले डेटा चाहिए होता है, ठीक है ना. हमने उस डेटा को रीड कर कैसे करना है उसके लिए कुछ रूल्स चाहिए होते हैं, और नंबर थर्ड पे उन रूल्स के ऊपर जब डेटा को हम रीड करवाते हैं तो कोई ना कोई आउटपुट निकलती है. जैसे मिसाल के तौर पे 2 नंबर्स को ऐड करने का एक रूल है ना, कैसे ऐड होगा, और जिन 2 नंबर्स को ऐड करना है वो क्या हो जाएगा, डेटा, और जो ऐड होकर आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट, ठीक है. सो कहने का मकसद ये है कि आप अभी भी 2 और 2 को ऐड करना बता रहे हो, 2 और 2 को ऐड करके क्या पर्टिकुलरली आउटपुट निकलेगी, दिस इज स्टिल यू आर गोइंग टू टेल. लेकिन ये कैसे होगा एडिशन, इसके रूल्स क्या एक्सट्रैक्टेड हो रहे होंगे, इसके में क्या पैटर्न लगेगा कि ये 2 नंबर्स को ऐड करके 4 बन सकता है, ये रूल्स आपने आइडेंटिफाई नहीं करने, ये मशीन खुद ब खुद गेट करेगी. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, कि वहाँ पे डेटा और रूल्स हम देते थे, उन रूल्स के बाहर कुछ नहीं हो सकता था. जो मैंने कहा बस वही हुआ. जैसे हम क्लास में अगर इस टाइम होते तो हम AC की एग्जांपल दे रहे होते कि AC इज़ द एग्जांपल ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, दैट इज़ द हार्ड कोडेड रूल. बटन ऑन किया तो ऑन हो जाएगा, ठीक है. 30 पे चलाया तो गर्म हवा फेंकेगा, 16 पे चलाया तो ठंडी हवा फेंकेगा. इन रूल्स के बिना वो बाहर कुछ नहीं कर सकता. वो डेटा लेता है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो मुझे आउटपुट दे देता है वो AC, ठीक है. लेकिन अगर वो एक मशीन लर्निंग के सेटअप में होगा तो उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि हम उसको ये बताएंगे कि यार किस पैटर्न पे, कितने टेम्परेचर पे या कितने लोगों पे किस तरह की आउटपुट जो है वो पसंद होती है. वो उसको एक दफ़ा लर्न करेगा, नेक्स्ट टाइम वो उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग पे सीख जाएगा कि ओके व्हेनेवर बाहर के मौसम का जो टेम्परेचर है वो अगर बहुत शदीद गर्म है और अंदर जो है वो रूम खाली नहीं है, कोई 1 या 2 बंदे हैं, तो मैंने किस हिसाब से उस कमरे को ठंडा करना है. अगर लोग ज़्यादा हो गए हैं तो मैंने किस हिसाब से कमरे में ठंडक फेंकनी है, ठीक है. तो ये पर्टिकुलर रूल्स हैं ये सारे वो खुद एक्सट्रैक्ट करेगा. So this is the major difference between the traditional programming and the machine learning. Okay. Now this particular diagram is very important, but let me come to you for the quick Q&A so that we can proceed further. Okay. तो इसको अब थोड़ा सा इस डायग्राम, दिस इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से हमने जो है वो स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है. बट इस पर डाइव इन करने से पहले ना एक न्यू सिचुएशन देखते हैं, ठीक है. एक न्यू सिचुएशन कौन सी है हमारे पास. लेट्स सपोज देयर इज़ अ लिटिल बेबी, लाइक अ ह्यूमन बेबी. जाहिर सी बात है अगर एक इंसानी बच्चे को जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे या उसको कुछ नहीं बताएंगे, उसको नहीं पता कि ये दुनिया कैसे काम कर रही है, वो आपके साथ घूमता फिरता है, तो आप जिन चीज़ों के नाम जिस तरह लेते हैं वो वो वही वाले नाम जो है वो सीख जाता है. अब मिसाल के तौर पे let's discuss a story. There is a little human who don't have the enough idea about the birds, the type of birds. और वो जाहिर सी बात है वो लिटिल जो ह्यूमन है वो बेसिकली अपने किसी गार्डियन के साथ आया. वो गार्डियन उसका कोई पेरेंट हो सकता है, वो गार्डियन उसका कोई मदर फादर पेरेंट या कोई भी सीनियर मेंटोर सुपरवाइज़र कोई भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, क्या ना. Now they are sitting outside and there will be the few species of birds जो कि वो देखेगा, ठीक है ना. अब birds के हवाले से क्या है जी कि वो सबसे पहले एक जो परिंदा है ना वो आकर बैठता है जो कि somehow क्या है, crow है, ठीक है. अब ये बच्चा पूछता है, उसको एक चीज़ दिखती है, वो कहते हैं what is this, ये क्या है. तो जो मेंटर होता है वो उसको बताता है कि ये क्रो है. देखो सवाल पूछा, एक डेटा आया, उस पर सवाल पूछा कि ये क्या है,
और उसके साथ एक लेबल, एक आउटपुट इसने बता दी कि ये क्या है, ये क्रो है, बस और कुछ नहीं बताया। अब ये जो बच्चा ना ये अपने दिमाग में 4 पैरामीटर समझता है। वो समझता है कि अच्छा साइज़ क्या होता है, उसको समहाउ जो है वो बर्ड के हवाले से बीक की भी अंडरस्टैंडिंग है, उसको बर्ड्स के हवाले से मे बी टेल की भी अंडरस्टैंडिंग है, और एक और हम देख लेते हैं मे बी उसको कलर्स की भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। ये 4 पैरामीटर्स जिसकी उसको अंडरस्टैंडिंग है ना, वो पूछता है कि ये क्या है, वो कहता है क्रो है। तो ये जो बच्चा है ना ये अपने दिमाग में एक मॉडल क्रिएट कर लेता है इन 4 चीज़ों की बुनियाद पे, जिस पे वो कहता है कि अच्छा फ़ाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर साइज़ जो है वो किसी का बड़ा है, बीक जो है वो ज़रा लंबी है, टेल भी थोड़ी सी लंबी है, और कलर जो है ना वो ब्लैक है, तो अच्छा इसलिए इसको क्रो कहते होंगे। ये अपने दिमाग में वो बिठा लेता है। हाँ, ये को मेंटोर नहीं उसको बता रहा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम थोड़ी देर गुजरती है, तो कुछ देर बाद जो है ना वो एक और जो है ना वो स्पीशिया के, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि स्पैरो, एक स्पैरो आती है, ठीक है, वो आके बैठती है। तो वो कहती है कि ओ व्हाट दिस इज़ अ न्यू थिंग, कहते ये क्या है। तो वो दिमाग में लिख कर आएगा कि ओके गार्डियन कहेगा कि ये नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी द स्पैरो। अच्छा वो अपने माइंड में अगेन, अच्छा अगर इसका मतलब ये हुआ किसी चीज़ का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, और बीक भी थोड़ी सी छोटी है, टेल भी थोड़ी छोटी है, कलर समहाउ ब्राउनिश सा है, तो इसका मतलब ये स्पैरो है। नाउ थर्ड टाइम देयर विल बी अ पैरट, ठीक है, एक पैरट आके बैठता है और वो अगेन उससे पूछता है ओ नाउ व्हाट इज़ दिस। तो वो उसको बताता है कि ये जो है ये पैरट है। तो अपने माइंड में लेकर आता है कि अच्छा अगर साइज़ जैसे क्रो की तरह बड़ा है, बीक स्पैरो की तरह छोटी है, टेल ज़रा दरमियानी है लेकिन फिर भी बड़ी है, और कलर जो है वो ग्रीन है, अच्छा इस तरह की स्पीशीज़ को क्या कहते होंगे, पैरट कहते होंगे, ठीक है। अब यहाँ इस केस में ना जो गार्डियन है ना वो थोड़ी देर बाहर जाता है किसी काम से, और बच्चा बैठा होता है। अब बच्चे के माइंड में ब्रेन जो बर्ड्स के हवाले से डेटा स्टोर हुआ हुआ है पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे, वो किसका हुआ हुआ है, वो क्रो का है, वो स्पैरो का है, और वो पैरट का है। थोड़ी देर बाद जो है ना वो यहाँ पर एक न्यू स्पीशी आती है, और हम उसको जानते हैं वो ईगल है। नाउ देयर इज़ नो वन टू क्वेश्चन कि ये क्या है, जो कि उसके डेट ट्रेनिंग को अपडेट कर सके कि ओके ये ईगल भी कोई चीज़ होती है। नाउ दैट किड हैज डजंट हैव द आइडिया अबाउट द ईगल, सो वो आपके ख्याल में इसको कौन सा पर्टिकुलर बर्ड कंसीडर करेगा। वो अगेन इस पे वही रूल्स पर ये वाले पैरामीटर रूल्स लगाएगा। साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया, बीक थोड़ी सी बड़ी हो गई एज़ कम्पेयर टू स्पैरो के, टेल भी थोड़ी सी बड़ी है, कलर भी थोड़ा सा ना ब्लैकिश ब्राउनिश सा है, तो ये क्या कहेगा, वो कहेगा कि आई थिंक दिस इज़ अ क्रो। वो उसको किसका नाम देगा, क्रो का, क्योंकि उसकी लर्निंग के मुताबिक ये जो 4 पैरामीटर्स थे ये क्रो के साथ सबसे ज़्यादा मैच हो रहे थे, ठीक है। लेकिन somehow if guardian came back to the situation and now the kid would say कि hey see there is another crow, तो वो बताएगा कि no this is not good crow, this is going to be the eagle। तो वो अपडेट करेगा कि ओह अच्छा ठीक है, if the color thing is this and you know that's how basically ये बेसिक क्या हो रहा था, बच्चा जो था एक लर्निंग कर रहा था, लर्निंग ऑफ बर्ड्स कर रहा था। किस पे कर रहा था, एवरी टाइम उसको डेटा मिल रहा था, तो देयर वाज समवन जो के साथ में उसको लेबल्स दे रहा था, आउटपुट बता रहा था कि अच्छा ये डेटा है और ये आउटपुट है। तो ये जो उसने अपने माइंड में कुछ 4 फैक्टर्स बिठाए हुए थे ना, ये आपने या समझने हैं ये वाले, कि जिन 4 फैक्टर्स की बेस पे अपने माइंड में बिठा के वो इन लेबल्स, ये बेसिकली क्या कर रहा था, ये क्रो क्यों है, वो उसने पूछा नहीं, वो क्रो क्यों है, उसने अपने एक पैटर्न उसने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। कुछ अपने ही आप ने कुछ रूल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी कि अच्छा अगर साइज़ इतना हुआ, बी कितनी हुई, टेल इतनी हुई, कलर ऐसे हुआ, तो मैं उसको ये वाला लेबल करूँगा, ठीक है।
अब जब भी वो कोई न्यू एक जैसी चीज़ देखता था, तो सिमिलर चीज़ देखता था, तो वो उसको अपनी लर्नड कैटेगरी का नाम दे देता था, अनटिल अनलेस वो क्या नहीं होता था, अपडेट नहीं करता था। ठीक है, सो ये जो फैक्टर है ना, ये बेसिकली एग्जांपल किससे मैच कर रही है, हमारे मशीन लर्निंग के सेटअप से मैच कर रही है कि मशीन लर्निंग के सेटअप में भी वी नीड टू हैव अ डेटा जिस पे मैंने क्या करवानी है, ट्रेनिंग करवानी है। अब इस पूरे उसमें जो एक और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखें, वो क्या थी, वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि हम इस टाइम पर क्लासिफाई कर रहे थे, बर्ड्स की क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि कौन सा पर्टिकुलर जो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन सा बर्ड किस का नाम क्या है, किस कैटेगरी का है वो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे गुड एंड बैड, मेल और फीमेल, कोई एक पर्सन आ गया, देखो कि वो मेल है या फीमेल है। ईमेल आई है, वो देखो वो स्पैम है कि हैम है। कोई जॉब न्यूज़ आई है, देखो वो फेक है कि रियल है। ठीक है ना, कोई आपके पास कमेंट आ गया, रिव्यू आ गया, देखो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर द क्लासिफिकेशन थिंग्स वेयर यू आर क्लासिफाइंग वन कैटेगरी आउट ऑफ अदर्स। ठीक है, दो में से अगर हम करेंगे तो वो बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी। एक दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में से किसी एक को आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है, तो वो हमारे पास मल्टी क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, तो ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, इसमें मुझे कुछ स्टेप्स पता लगे। अब इन स्टेप्स में ना मैंने अपने पास जो है ना वो एक बना के रखना है माइंड, कि भाई जो ML के स्टेप्स जो है ना वो मैंने अपने जहन में रखने हैं। थोड़े से यहाँ पर लिख कर देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या हमारी डायग्राम मैच कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने अपने पास डेटा गैदर करना होता है। डेटा गैदरिंग आ गई या डेटा की कलेक्शन आ गई। ठीक है, सबसे पहले डेटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डेटा पे हमने लर्न करना है। जब मेरे पास डेटा गैदरिंग हो गई, डेटा कलेक्शन हो गई, अब मैंने बैठकर, वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, अब मैंने बैठकर क्या करना है, मैंने उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना है। ठीक है, एनालिसिस का क्या मतलब हुआ कि भाई मैंने डेटा को समझना है, डेटा इसको भी डिटेल में देखेंगे, डेटा को समझना है, डेटा के अंदर से कोई ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन निकल रही है, तो मैंने पहले वो इन्फॉर्मेशन खुद देखनी है कि यार ये किस तरह का डेटा है, मैंने इससे सॉल्व क्या करवाना है, मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं इससे किस तरह की इंसाइट्स चाह रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं EDA। ठीक है, व्हेन डेटा गैदर हो गया मेरे पास, डेटा को मैंने एक्सप्लोर कर लिया, तो ऑफ कोर्स डेटा को एक्सप्लोर करते हुए मुझे हो सकता है कुछ इंसाइट्स आइडेंटिफाई हो सकता है मुझे वो चीज़ आइडेंटिफाई हो कि जिसमें मुझे ये पता लगे कि यार ये जो डेटा है ना ये अभी प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है, या ये जो डेटा है ना इस पर अभी कुछ किसी तरह की प्रोसेसिंग रिक्वायर है, या ये जो डेटा है ना ये अभी उस तरह के फॉर्मेट में नहीं है कि जिसमें मेरा आगे एल्गोरिथम या मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सकेगी, तो मुझे इसके ऊपर अभी कुछ ना कुछ चेंजिंग्स करनी है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो प्रोसेस आता है वो क्या आता है, डेटा की प्री प्रोसेसिंग का आता है। ठीक है, डेटा के हमने क्या किया है, प्री प्रोसेसिंग की है। जब हम डेटा की प्री प्रोसेसिंग कर चुकते हैं ना, तो फिर अब हमने क्या करना होता है, मैं यहाँ पे छोटा बारीक बारीक चीज़ें भी लिख रही हूँ। अब हमने वो एल्गोरिथम चूज़ करना होता है जिससे हम वो अपनी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करवाएंगे। जैसे पहले हम मिड में क्या देख रहे थे कि कोई सर्चिंग प्रॉब्लम आ रही थी, हम उसके लिए एक कौन से एल्गोरिथम देख रहे थे, BFS देख रहे थे, DFS देख रहे थे, और भी बड़े एल्गोरिथम्स थे, लेकिन सारे एल्गोरिथम सब प्रॉब्लम्स के लिए तो नहीं थे। किसी हम एनालाइज करते थे कि कौन सा यूज़ केस, कौन सा सिनेरियो, कौन सी प्रॉब्लम है जिस पे कौन सा पर्टिकुलर एल्गोरिथम जो है वो सबसे बेहतर काम करेगा, हम ये एनालाइज करते थे। सेम गोज़ फॉर हेयर कि मुझे सबसे पहले वो मॉडल या एल्गोरिथम क्या होगा, लेट्स कॉल इट द एल्गोरिथम फर्स्ट। एल्गोरिथम क्या होगा जिसको मैंने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एल्गोरिथम सिलेक्शन विल बी द प्रोसेस। ठीक है, एल्गोरिथम सिलेक्शन हो गई। अब उस एल्गोरिथम के ऊपर मैंने कि उस एल्गोरिथम की मैंने इस डेटा जो मैंने गैदर किया उसके ऊपर मैंने क्या करवानी है, ट्रेनिंग करवानी है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग आती है। ठीक है, तो जब हम इस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं, जब एल्गोरिथम बेसिकली ट्रेन होता है, इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये स्टेप कौन सा आ गया, मॉडल ट्रेनिंग। हमने मॉडल को ट्रेन करना है, इसको बेसिकली हम इस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे, अच्छा अब इसमें एक और चीज़ मेरे पास आएगी
जो कि सेपरेट 5th पॉइंट तो नहीं है, बट मॉडल की जो ट्रेनिंग हो रही होती है ना, इसी में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, अब तो आपके फीचर्स की एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना, किसी को पैटर्न आइडेंटिफाई करना, कोई रूल्स देखना, ठीक है ना, जिसको देखते हुए मेरा मॉडल जो है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, और हम उस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं, मॉडल की ट्रेनिंग का। अब मॉडल की ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, मॉडल ने सीख लिया कि मैंने कब किसी पिक्चर को कैट कहना है, मैंने कब किसी पिक्चर को डॉग कहना है, कौन सी डेटा के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप यूज़ कर लें, कौन सी ईमेल को मैंने स्पैम करना है, कौन सी ईमेल को मैंने हैम करना है, किस पर्टिकुलर रिव्यू को मैंने पॉजिटिव कहना है, किस पर्टिकुलर रिव्यू को मैंने नेगेटिव कहना है, किस बेस पे मैंने किसी को क्रो कहना है, स्पैरो कहना है या पैरट कहना है। जब वो ये सीख चुका होगा तो अब बारी है कि हम ये देखें कि मॉडल ने कितना अच्छा सीखा है, कितने % सीखा है, ठीक है। तो वो जो उसके अंदर चीज़ आ रही होती है उसको हम कहते हैं कि अब मॉडल की हमने क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। मॉडल की टेस्टिंग करके देखते हैं कि मॉडल कितना अच्छा जो है ना वो सीखा है, परफॉर्म किया है। तो मॉडल की टेस्टिंग जब होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस मेजर, यानी कि हम मॉडल की क्या कर रहे होते हैं, एवेलुएशन मॉडल एवेलुएशन कि कितना सही जवाब दिए हैं मॉडल ने, कितने गलत जवाब दिए हैं। और इसके लिए जो टूल यूज़ होता है ना, वो हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, कन्फ्लुएंट मैट्रिक्स का, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये वाली चीज़, ठीक है। ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लेकर इंशाल्लाह चलेंगे, और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अब हमने डिस्कशन भी करनी है। तो देखो यही 6 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे पैटर्न में शो भी करवाऊंगी इस पर्टिकुलर वर्क फ्लो में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो है ना वो क्या चाहिए, मुझे डेटा इकट्ठा करना है। अब डेटा कहाँ से इकट्ठा होगा, डेटा को इकट्ठा करने के 2 तरीके हैं। या तो डेटा मैंने जो है वो खुद बनाना है। मैं अब ये क्या है, ये इस पूरी पिक्चर को देख के, वर्क फ्लो को देख के आपको पता लग रहा होगा कि आई हैव few training sets of the cat, dog and the parrot, and my intention is to to classify, to train a model in a way so that it can classify whether the picture is of cat, a dog or a parrot, ठीक है। सो ये जो वर्क फ्लो है, इस वर्क फ्लो में सबसे पहला जो स्टेप आ गया वो ये है कि आई नीड द डेटा, इसके ऊपर मैंने लर्निंग करवानी है, ठीक है। अब सवाल आता है कितना डेटा। तो अभी के लिए आपने याद रखना है कि जो डेटा है वो जितना अच्छा, जितना क्वालिटी वाला, जितना डाइवर्स और जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर है, ठीक है ना। द मोर द डेटा यू हैव एंड द बेटर क्वालिटी डेटा यू हैव, उसी हिसाब से आपके जो है वो रिजल्ट्स निकलेंगे, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। तो जो जिस पे हमने डेटा को ट्रेन करवाना होता है उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग डेटा। ये डेटा इकट्ठा करना है मैंने। अब मेरे 2 तरीके हैं, या तो मैं खुद चले जाऊँ, बाहर निकलूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाऊँ, सिटीज़ में जाऊँ, और जितनी मुझे जो है ना वो बिल्ली, कैट, डॉग और पैरट दिख रहे हैं मैं उनकी पिक्चर क्लिक करते जाऊँ, ठीक है ना। कितने कितने करूँ, 500,000 इमेजेस मैं कैट की कर लूँ, 500,000 इमेजेस मैं डॉग की कर लूँ, 500,000 इमेजेस मैं पैरट की कर लूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उन सारी पिक्चर्स का थदा लेके मैं घर आ गई। अब मैंने उन पिक्चर्स को बैठ कर देखना है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि मैंने खुद पिक्चर, या किसी और का मैं खुद डेटा बना लूँ, या फिर किसी और ने मुझसे पहले ये काम ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है ना। कि कौन सा काम, पिक्चर्स क्लिकिंग करके ना लिखी हुई है और साथ में उसकी छोटा सा नाम भी बना के रखा हुआ है कि कौन सा इमेज किसका है, ठीक है। ज़ाहिर है आपके पास मुख्तलिफ इमेजेस आएंगे तो वो जो सेट ऑफ बंच ऑफ इमेजेस बनेंगे उसको आपने लेबल भी तो देना ना, आउटपुट भी देनी है कि कौन सा इमेज कैट का है, कौन सा इमेज डॉग का है, कौन सा पैरट का है, ठीक है। तो एक तो तरीका कि ये है कि आप ये काम खुद कर लें। दूसरा तरीका ये है कि किसी और ने अगर किया हुआ है तो उसने कहीं ना कहीं ये जो इसको बोलते हैं डेटा सेट, ठीक है। ये जो डेटा सेट है उसने कहीं ना कहीं बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। और वो उसका स्टैंडर्ड पे भी पूरा उतरता है, वो उसका बेंचमार्क डेटा है, ठीक है।
तो वो जो स्टैंडर्ड पे भी पूरा उतरता है, किसी ने बना के रखा हुआ है, हम या तो खुद बना लें या फिर उसका डेटा यूटिलाइज़ कर लें। दोनों केसेस हम कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस को हम कहते हैं डेटा गैदरिंग या डेटा की कलेक्शन। ठीक है, ये जो डेटा सेट चाहे मैंने खुद बनाया या गैदर किया, जिसके ऊपर मैंने अपनी मशीन को सिखाना है कि किस कैट कहते किसको है, डॉग कहते किसको है, पैरट कहते किसको है, इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग डाटा। तो ट्रेनिंग डाटा के अगेंस्ट मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि एक तो डाटा क्या हो, ढेर सारा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, डाइवर्स डाटा हो, और दूसरी मैंने क्या पॉइंट बताया कि वो क्या होना चाहिए, लेबल होना चाहिए। ठीक है, वंस दीज टू थिंग्स आर ओके, अब क्या करेंगे, अब हम बैठकर उसको, या तो मैंने अगर डाटा खुद बनाया या किसी का लिया है तो एक दफ़ा बैठकर मैंने उसका ना एनालिसिस करना है। जो डाटा मेरे पास, इतना थदा डाटा मेरे पास आया हुआ है, ज़रा मैं उसको बैठ कर ख़ुद तो स्टडी करूँ, मैं ख़ुद तो उस डाटा को एक्सप्लोर करूँ, मैं ख़ुद तो उस पर एनालिसिस करूँ कि क्या हो सकता है कोई पर्टिकुलर इमेज उसमें से ब्लरी इमेज हो सकता है कुछ पर्टिकुलर इमेजेस उसमें से नॉइजी इमेजेस हो सकता है उनमें से कुछ मिस्टेक्स हो सकता है कुछ ऐसे इमेजेस हों जो जिनके साथ लेबल ही ना लगा हो, या हो सकता है कुछ ऐसे इमेजेस हों जिनके साथ गलत लेबल लगा हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक इमेज कैट का है लेकिन लिखा डॉग है, और ये भी हो सकता है कि 500 इमेजेस में से कुछ इमेजेस जो हैं वो काऊ के या ट्रक के गलती से आए हों। ठीक है ना, खुद इमेज भी जो है वो आपका जो थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड इमेज हो सकता है, किसी लिहाज से उसमें कोई नॉइजी हो सकती है। ठीक है ना, तो इन तमाम चीज़ों में से सबसे पहले तो क्या निकलता है, ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसमें हम बैठ के डाटा को एक्सप्लोर करेंगे ना, उसको हम क्या कहते हैं, अभी हमने मशीन को नहीं दिया, उसको हम क्या कहते हैं कि हम किस पे हैं, हम सेकंड पॉइंट पे हैं कि इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। यार बैठ कर देखो तो सही, अब जब भी आप सेकंड पॉइंट करते हो ना तो आपको या तो डाटा में से एक मल्टीपल इन्फॉर्मेशन निकलती, इनसाइट्स कहते हैं इसको, इनसाइट। ठीक है ना, इनसाइट्स निकलती हैं जिससे आपको अपने ही डाटा के बारे में पता लगता है कि डाटा बता क्या रहा है, डाटा कौन सी कहानी बता रहा है। ठीक है, ये एक फील्ड जो है ना वो पूरी डाटा साइंस की एक फील्ड है कि बैठकर आपने एनालिसिस करना है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने सही से एनालिसिस नहीं किया, आप कैसे कोई काम मशीन से करवा सकते हैं जबकि आपको खुद ही नहीं उसका आइडिया, खुद ही नहीं पता कि आपने करवाना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अपने ही डेटा के बारे में जानना ज़रूरी है। आपका अपना डेटा खुद से एक स्टोरी टेल कर रहा हो, आप अपने डेटा से कुछ एक ख़ास किस्म की इंसाइट्स निकलवा सकते हो। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई मसले मसाइल आ गए हैं तो वो फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई नॉइज़ी इमेज आ गया तो डेफिनेटली आपको ये पता हो कि यार ये जो इमेजेस हैं इसमें ये इतने इमेजेस ज़रा मसले वाले इमेजेस हैं। ठीक है ना, इसको ज़रा जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक करने की ज़रूरत है। बहरहाल उस एक्सप्लोरेटरी के नए स्टेप, अगले स्टेप पे आप आते हैं तो वो क्या है, डाटा की प्री प्रोसेसिंग। अच्छा, डाटा की प्री प्रोसेसिंग से क्या मुराद हो गया, प्रोसेसिंग, मेन प्रोसेसिंग से पहले कौन सी प्रोसेसिंग है, ये जो क्लासीफाई करना था, ये जो मॉडल की ट्रेनिंग होनी थी, मेन प्रोसेसिंग से पहले वाले जो कुछ काम होते हैं ना डाटा के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डाटा की प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, कि अभी प्रोसेसिंग शुरू नहीं हुई, प्री प्रोसेसिंग से पहले के जो कुछ काम है, क्या हो गए प्रोसेसिंग से पहले के काम। तो ये हो सकता है मुझे डाटा को क्लीन करना पड़े। मिसाल के तौर पे मेरे पास 500 इमेजेस जो थे वो आपके पास क्या थे, कैट के थे, और उन 500 में से 200 इमेजेस जो थे वो आपके जो थे वो कुछ ज़रा इतनी अच्छी हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन के नहीं थे। तो आप वो सारे के सारे 200 इमेजेस तो नहीं ख़त्म कर सकते, ख़राब कर सकते। ये या तो आप इस बेस पे करें कि आपको नए 200 अच्छी क्वालिटी के इमेज मिल गए तो ठीक है, आप वो डिस्कार्ड कर दें। और अगर आपको नहीं मिले और आप फिर से आप मार्केट सर्वे करके पूरा एक वो पहला वाला स्टेप भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना, तो फिर सम हाउ आपको कुछ ना कुछ उसी डेटा के ऊपर चेंज करना पड़ेगा। मे बी कुछ टूल्स यूज़ करते हुए आपको उसकी रेजोल्यूशन बढ़ानी पड़े। आप खींचते हैं ना, अपनी एक तस्वीर खींचते हैं, उसको मेन प्रोसेसिंग यानी कि मेन प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने से पहले आप उसकी कोई डेंटिंग पेंटिंग कर रहे होते हैं, कोई फ़िल्टर फलाना लगा दिया, किसी का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, किसी की नॉइज़ रिमूव कर, कुछ तो हुआ ना। ठीक है ना, तो डाटा के ऊपर कोई इस तरह के ऐसे, और मे बी और किस तरह की प्रोसेसिंग हो सकती है, मे बी डाटा उस फॉर्मेट में ही ना हो जिस फॉर्मेट में मशीन अंडरस्टैंड कर सके या एल्गोरिथम अंडरस्टैंड कर सके। एक हालांकि रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक मिसाल मैं इस तरह देती हूँ कि देखो, मिसाल के तौर पे अगर एक सिस्टम जो है वो सिर्फ PDF फाइल्स ही जो है वो आपकी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है,
तो आप चाहे लाख अच्छी किस्म की .doc वाली फाइल्स दे दें या .txt की फाइल्स दे दें, क्या ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप चाहे लाख उसमें जो है वो कर दें, तो वो फिर तो ज़ाहिर सी बात है उस डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या मुराद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेसिंग से पहले आपने डेटा के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है ना, तो वो सारे आपके इस पर्टिकुलर स्टेप में आएंगे। ओके, तो ये हमारे पास था। अच्छा, अब नाउ योर डेटा इज़ रेडी, यू आर फाइनली रेडी, नाउ देयर इज़ अ टाइम कि ओके नाउ यू हैव टू गिव योर डेटा टू योर मशीन फॉर द ट्रेनिंग पर्पजेज। मशीन आगे से क्या करेगी, मशीन से मेरी मुराद जो है वो आपका एल्गोरिथम है, मॉडल है। एल्गोरिथम क्या करेगा, एल्गोरिथम बारी बारी एक इमेज को पकड़ेगा, ठीक है, वो कहेगा अच्छा ये इमेज है, किसका इमेज है, लेबल साथ लगा हुआ कैट का इमेज है। अब मैंने समझना है कि इस इमेज में ऐसा क्या है जो इसको कैट बनाएगा। तो वो जिस तरह ये वाली डैग एग्जांपल में उसने ये अपने लिए 4 पैरामीटर्स नहीं निकाले थे, ये 4 पैरामीटर्स क्या थे, ये फीचर्स थे। वो जब भी कोई न्यू स्पीशी देखता था वो ये 4 फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता था। तो इसी तरह वो इस इमेज में से कुछ पर्टिकुलर क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा कुछ पर्टिकुलर फीचर्स, जिनको वो कहेगा कि अच्छा यार अगर किसी इमेज में ये होंगे ना तो इसका मतलब फिर ये कैट का होगा। अच्छा ठीक है, अब वो क्या कहेगा, उसको एक न्यू इमेज मिला, जब वो न्यू इमेज मिला वो उसके साथ भी यही करेगा, उसमें से कुछ फीचर आइडेंटिफाई करेगा और देखेगा कि पिछले वाले कॉमन फीचर्स कुछ मैच कर रहे हैं, जो मैंने पहले के ऐड के आइडेंटिफाई किए थे वो इसमें मैच कर रहे हैं। अगर कर रहे हुए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ मैंने ठीक आइडेंटिफाई किया है, यही चीज़ें कैट बना रही हैं। कुछ नया मिलेगा तो उसको अपडेट कर लेगा कि अच्छा नहीं ये भी हो तो कैट होता है। इसी तरह नेक्स्ट इमेज, दैट्स वाई जितना ज़्यादा जितना डाइवर्स इमेज और अच्छी क्वालिटी का इमेज आप देंगे उतने ही कॉन्फिडेंट उसके जो है वो फीचर्स आइडेंटिफाई होंगे और वो अपना जो मॉडल है वो उतना ही कॉन्फिडेंटली एक्यूरेटली जो है वो अपडेट कर सकेगा। सो तमाम इमेजेस को देखते हुए जितने भी उसने आपने उसको ट्रेनिंग डेटा दिया कैट के अगेंस्ट, उसने उसके कॉमन फीचर्स निकाले जो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा रेलिवेंट थे किसी इमेज को कैट बनाने के लिए, और वो उसने पास स्टोर कर लिए। सेम गोज़ फॉर द डॉग्स डेटा। ज़्यादा डॉग की कुछ फीचर्स जो हैं वो कैट से मुख्तलिफ होते हैं, उसने डॉग के सारे फीचर्स जो हैं आइडेंटिफाई किए, इसी तरह पैरट के आइडेंटिफाई किए और अपने पास ना एक मॉडल उसने प्रिपेयर करके रख लिया जिसमें उसने देखो ये क्लासेस डिफ़ाइन कर ली। क्लासेस का वर्ड आपने टीचेबल मशीन में देखा था, उसने क्लासेस डिफ़ाइन करनी कि ये 3 क्लासेस, जितनी आपने कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है वही आपके पास क्लासेस हैं, ये 3 क्लासेस उसने आइडेंटिफाई कर ली कि क्या क्या फ़ीचर्स होंगे जिसकी बेस पे मैंने कैट कहना है, क्या क्या फ़ीचर्स होंगे जिसकी बेस पे मैंने डॉग कहना है, क्या क्या फ़ीचर्स होंगे जिसकी बेस पे मैंने पैरट कहना है, ठीक है। सो अब क्योंकि ये कौन सा स्टेप था, ये हमने ये वाला स्टेप पर्टिकुलरली देखा था कि जिसमें आपने देखा कि इस प्रॉब्लम के लिए जिसमें मैंने कैट डॉग कौन सा एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एल्गोरिथम जो है वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, अपने पास कुछ नहीं कुछ रूल्स यानी कि एक्सट्रैक्ट करेगा, पैटर्न्स देखेगा कि किस बेस पे ये 3 क्लासेस बन रही हैं और अपने आप की ट्रेनिंग करेगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉडल ट्रेनिंग। अब मॉडल कहता है कि मैं ये सीख चुका हूँ, मैंने ट्रेन कर लिया, मैं ये सीख चुका हूँ कि कौन से इमेजेस कैट के इमेजेस होते हैं, क्या इमेज जो है वो डॉग को डॉग बनाता है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो पैरट को पैरट बनाते हैं, मैं ये सीख चुका हूँ। तो इसको हम कहते हैं मॉडल की लर्निंग हो गई, ठीक है। अब जब मॉडल की लर्निंग हो गई है तो अब हमने मॉडल को क्या करना है, मॉडल को हमने टेस्ट करना है, ठीक है। और टेस्टिंग से क्या मुराद है, टेस्टिंग डेटा, जाहिर सी बात है फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आज कोई काम करवा रही हूँ, ठीक है, मैं जाहिर इट्स वेरी ऑब्वियस कि मैं अब देखूँगी आप कहेंगे मैंने सीख लिया, तो मैं आपको कोई ना कोई टेस्ट लूँगी ना कि यार कितना % सीखा है, क्या सीखा है इसने, कितना % आता है इसको, ठीक है। अब टेस्ट के ना 2 चीज़ें होनी चाहिए। अगर तो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए याद करने को, मैंने कहा यार ये समझ लेना, ये याद कर लेना, आपने उन 5 क्वेश्चंस का रट के रट्टा लगा लिया। अब मैंने पेपर दिया तो पेपर भी मैंने उन्हीं 5 सवालों का दे दिया, तो आपके तो आए कितने आए 100/100, आपने तो कंफर्म रट्टा लगाया हुआ था, ठीक है। तो क्या मैंने आपको टेस्ट सही से किया, नहीं किया। अब यही बच्चा जो है वो जब किसी ऑफिशियल इंटरव्यू में जाएगा तो उसको तो सिर्फ रट्टा ही 5, वो विद इन अ हाउस तो उसने पेपर में क्या किया, टॉप किया, 100/100 लिए 5 सवालों में, ठीक है।
लेकिन जब वो रियल लाइफ में गया, रियल लाइफ में उसको एक न्यू सिचुएशन मिली जो कि उन 5 सवालों से मिलती जुलती नहीं थी। अब वो क्या करेगा? अब वो वहाँ पे सही परफॉर्म नहीं करेगा, अब वो वहाँ पे ग्रम्बल हो जाएगा, अब वो वहाँ पे टॉपर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मॉडल लर्न कर लेता है ना, तो अब मैंने जब उसकी टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग में 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। कुछ ऐसा डाटा जो ट्रेनिंग में शामिल ना हो, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह ट्रेनिंग में शर्त ये थी कि दूसरा पॉइंट क्या है कि लेबल लगाओ, इसी तरह टेस्टिंग में लेबल ना लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? क्योंकि वो तो उसने बताना है ना कि ये कैट है, डॉग है या पैरट है, ठीक है। तो इस पे हमने कुछ इमेजेस दिए, मिसाल के तौर पे 1, 5 या 10 इमेजेस दिए और हमने कहा देखो इन 10 के 10 इमेजेस को बताओ कि किसके इमेजेस हैं। अब मॉडल क्या करेगा? मॉडल उस इमेज को पकड़ेगा, उस इमेज के भी फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा और देखेगा कि ये जो फीचर्स निकले हैं वो मेरी कौन सी क्लास से ज़्यादा मैच करते हैं, इस क्लास से, इस क्लास से या फिर तीसरी क्लास से। जिस क्लास से उसके फीचर सबसे ज़्यादा रिलेट करते होंगे, मैच करते होंगे, वो उसको वो वाली कैटेगरी असाइन कर देगा पकड़ के, जैसे कैट की कैटेगरी, ठीक है। अब उसने 10 के 10 इमेजेस पे ये वाला काम किया और उसने जो है वो मुझे कैटेगरीज असाइन करके दे दी। अब मैंने क्या करना है? मैंने तो ये देखना है ना कि मॉडल ने, टेस्टिंग हो गई मॉडल की, अब मॉडल ने कितने सवालों के सही जवाब दिए। इसको कहते हैं हमने उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, इसको कहते हैं हमने मॉडल को अवेलुएट करना है। किस तरह करेंगे? कन्फर्म मैट्रिक्स से, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो मॉडल की वैल्यूएशन हो गई इस तरीके से कि भाई 10 इमेजेस थे, वो 10 के 10 इमेजेस उसने कैटेगराइज कर दिए। अब कितने परसेंट उसने ठीक हो। AI फॉर ओशन मैंने जो आपको करवाया था उसमें आप देखो, पहले आपने उसको सिखाया था कि फ़िश कौन सी है, ट्रैश कौन सी है। तो बाद में उसने कुछ फ़िश, कुछ सैम्पल्स पे करके देखा था ना एक्सपेरिमेंट खुद से, तो उसमें से कुछ के उसने सही जवाब दिए थे, कुछ के उसने गलत जवाब दिए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पूरा वर्क फ्लो है जिसमें आपको जो है वो ये स्टेप्स याद होने चाहिए। नाउ इट्स योर टर्न, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज जो है वो इट्स योर टर्न कि आप जो है वो ओके। सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स जिसको हमने देखा था। तो हमने ये देखना है कि मशीन लर्निंग की ना हमारे पास थ्री टाइप्स आती हैं और आसान वे में हमने करना है। तो 3 टाइप्स में मेरे पास और भी हैं, लेकिन बहरहाल ये 3 टाइप्स हमने देखनी है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। अब मशीन लर्निंग के जो 3 टाइप्स हैं उसको हमने इस लर्निंग की कैटेगरीज में जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें आपने याद रखना है कि रहेगी वही चीज़ ही जो आपके डेटा, कौन सी 3 चीज़ें थी? डेटा था, आपके रूल्स थे और क्या थी? आउटपुट लेबल थी, ठीक है। तो जब ये जैसे इस उसमें हम देख रहे थे ना कि बच्चा जो है वो सीख रहा था, बट उसको बताने वाला, उसको सुपरवाइज़ करने वाला कोई था, ठीक है। कि जब भी कोई स्पीशी आती थी वो सवाल पूछते थे ये क्या है, तो उसको एक लेबल देने वाला कोई ना कोई था मौजूद, ठीक है। जब भी मेरे पास ऐसा डेटा सेट आ रहा हो, ऐसा डेटा के ऊपर मैं काम कर रही हूँ जिसके पास डेटा भी हो प्लस उसके लेबल साथ में लगे हुए, तब मैंने अगर ये लर्निंग का कॉन्सेप्ट पूरा लगाना है तो वो वाली मशीन लर्निंग को हम क्या कहेंगे, या वो क्लासिफिकेशन या वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को हम क्या कहेंगे कि ये सुपरवाइज लर्निंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर मेरे पास डेटा आ रहा हो लेकिन डेटा के साथ कोई लेबल असाइन ना हो, ठीक है, कोई लेबल असाइन ना हो और विदाउट, अब इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दूंगी, विदाउट लेबल असाइन किए आपने जो है ना वो डेटा के साथ कुछ करना हो। जैसे मिसाल के तौर पे सुपरवाइज लर्निंग में तो हमारी ये वाली एग्जांपल हो गई, ठीक है। अनसुपरवाइज में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं ना आपको एक बड़ा सारा डब्बा पकड़ा देती हूँ जिसके अंदर ना ढेर सारी लिखने की चीज़ें हैं। अब लिखने की तो कई चीज़ें होती हैं, मार्कर है, जेल पेन है, पेंसिल है, ठीक है ना, कई सारी लिखने की चीज़ें हैं। मैं आपको एक बिग बॉक्स पकड़ा देती हूँ और मैं कहती हूँ कि यार इसमें ना कई सारी लिखने की चीज़ें हैं, तुम क्या करो इसको, बस मैं आके कहती हूँ कि इसको ना 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, बस 3 छोटे डब्बे में दे देते हो। मैम समझ नहीं आई ये आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है दोबारा आपने सुनते हैं ना, मतलब। एक एग्जांपल दे रहे हैं ना, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा इसको एक और एग्जांपल मैंने बनाई हुई है उसके थ्रू करेंगे। देखो सुपरवाइज लर्निंग अ काइंड ऑफ मशीन लर्निंग की एग्जांपल है ना, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग ऐसी पर्टिकुलर लर्निंग को हम कहेंगे जिसमें मेरे पास डेटा के साथ
आपके पास एक डिफाइंड आउटपुट गिवन होती है, यानी कि आप जब कुछ कर रहे होते हैं तो आपको डायरेक्ट फीडबैक्स मिल रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसमें आपके पास जो डेटा है उसके साथ कोई लेबल असाइन नहीं हुए होते, आपके पास कई अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ढेर सारा जो है वो डेटा होता है। अब इसको हम देखेंगे, लेकिन इसकी छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको ये दी कि जैसे ये बच्चा था, वो एक डेटा उसको मिल रहा था, उसके साथ ही उसका लेबल जो है वो असाइन एक हो रहा था, तो उसने ये क्या थी, ये सुपरवाइज लर्निंग थी। अनसुपरवाइज की मैं एग्जांपल आपको इस तरह देती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार मैं आपके पास ना एक ढेर सारा डेटा है, डेटा इन दी फॉर्म ऑफ क्या है, एक बड़ा सारा डब्बा मैं आपको दे रही हूँ जिसमें ढेर सारी ना लिखने की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ मार्कर्स हैं, बड़े मार्कर्स हैं, बोर्ड मार्कर्स हैं, पेंसिल्स हैं या जो भी हैं, लेकिन सारी लिखने वाली चीज़ें हैं। और मैं आपको कहती हूँ कि यार ये बॉक्स पकड़ो और इस बॉक्स को ना बस तुम क्या करो, तीन तीन ग्रुप्स में ना डिवाइड कर दो, ठीक है। अब आप क्या मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन ही आपको देती हूँ, यार ये बॉक्स पकड़ो, इसको ना 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। अब आप बैठेंगे, आप अपने ही दिमाग में ना कोई लगाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है आप इसको साइज़ वाइज डिवाइड कर दें, ठीक है, कि जितने बड़े लिखने वाली चीज़ें हैं, मोटी बड़ी मार्कर्स वाली चीज़ें, वो सारी आप एक डब्बे में कर दो। छोटे से जो साइज़ की पेंसिल्स और इस तरह से चीज़ें हैं उनको आप एक में कर दो, ठीक है। इसी तरह तीसरे में हो सकता है आप कलर वाइज कर दो, ठीक है ना। सारे ब्लैक आप एक साइड पे कर दो, सारे रेड आप एक साइड पे कर दो, बड़े छोटे से। तो किसी ना किसी चीज़ की बेस पर जो है ना वो आप इसकी ग्रुपिंग कर दोगे। ये जो आपने ग्रुपिंग की या सेपरेट की ना, इसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, कि आपको किसी ने सुपरवाइज नहीं किया, आपने बस खुद ही से अपना माइंड लगाया और कुछ ख़ास पैटर्न्स आपने खुद ही से अपने माइंड में रखे और उस बेस पर आपको जो समझ में आई आपने उसकी ग्रुपिंग कर दी। अनसुपरवाइज लर्निंग में ना ग्रुपिंग को हम कहते हैं क्लस्टर्स, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो समहाउ मेरे पास जो है वो ये 3। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जब आप ऐसी इस तरह की लर्निंग कि आप कोई एक्शन लेंगे, उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, और वो जो कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, वो जो एक्सपीरियंस आप लेंगे, वो आपको वो बेसिकली रीइंफोर्स करेगा वो वाली चीज़ कि आपकी लर्निंग हुई कैसे है। मिसाल के तौर पे जैसे इंसान है, बच्चा है, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के पैटर्न की तरह सीखता है। मिसाल के तौर पे मैंने उसको कहा कि बेटी इस ना बड़ी चेयर पे खड़े ना हो ना, तुम ना लड़क के गिर सकते हो। अच्छा, इसका एक तरीका तो ये है कि आप कहें कि नहीं नहीं मैं तो गिर जाऊँगा, ठीक है, तो आप जो है ना वो उसके आप उसके ऊपर चढ़े नहीं। अब आपको पूरी पूरी ज़िंदगी भर का जो है, फिर मेर भी आप ऐसे बड़े होकर निकले जिसको हाइट से डर लगता हो, आप गए कि नहीं भाई मैं तो चढ़ूँगा, ठीक है ना। अच्छा, आप चढ़ गए, चेयर लड़खड़ाई, बैलेंस ना बना, गिर गए। अब आप गिरे तो आपको चोट लगी, वो जो एक्शन हुआ उसका जो रिज़ल्ट निकला, आपको एक रिवॉर्ड मिला ना, ये एक नेगेटिव रिवॉर्ड था कि आपको गिरे, आपको पेन हुई, तो आपने कहा कि यार ये तो हर्ट होता है, मैंने अब दोबारा ये काम नहीं करना। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर लिया कि उसने उस पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस ने आपको रीइंफोर्स किया ये चीज़ लर्न करने के लिए कि दिस इज़ नॉट अ गुड एक्शन। और ये भी हो सकता है कि आप चढ़े, आप थोड़ी चेयर इम्बैलेंस हुई, लेकिन आपने बैलेंस कर लिया, यू गॉट वेरी हैप्पी कि मैंने ये क्या कर लिया, मैं तो चेयर बैलेंस कर ली, ठीक है ना। एंड नाउ यू बिकम द प्रोफेशनल इन चेयर बैलेंसिंग काइंड ऑफ थिंग, मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये एक्शन लिया, उसका जो कॉन्सिक्वेंस निकला उसने रीइंफोर्स किया कि नहीं, आपको जो रिवॉर्ड मिला दैट वाज द हैप्पीनेस, कि इट्स अ गुड थिंग। अब ऐसे ही बच्चे की एग्जांपल आप लो, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है वो कोई स्लैंग दे देता है, एक बड़े छोटा सा बच्चा कोई स्लैंग दे दे, कोई एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, कोई पोएम सुना देता है, तो जो उसके आसपास वाली ऑडियंस है, जो बड़े हैं, वो क्या करेंगे, वो तालियां बजाएंगे, वो खुश होंगे। तो वो उसको क्या मिलेगी, उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, उसको रीइंफोर्स करेगा ये सारा एक्सपीरियंस कि जब मैंने क्या किया, ये वाला एक्शन परफॉर्म किया, तो लोग जो है वो खुश हुए, लोगों ने तालियां बजाई, मुझे रिवॉर्ड मिला, हैप्पीनेस मिली, दिस इज़ द गुड एक्शन, मैं इसको बार बार रिपीट करूँ। ऑन द कंट्रेरी, अगर उसमें जो पर्टिकुलर बच्चा था उसने कोई पर्टिकुलर स्लैंग दी या फिर कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म किया जिस पे उसको एक अच्छी आउटपुट नहीं मिली, लोगों ने तालियां नहीं बजाई या उसकी कोई फेंटी पेंटी पड़ गई, तो वो पर्टिकुलर चीज़ उसके लिए एज अ रिवॉर्ड कंसीडर हुई और नेगेटिव रिवॉर्ड था। उसने कहा कि यार ये तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इस पर तो मुझे फेंटी पड़ी, मुझे हर्ट हुआ, मैंने ये काम नहीं करना है। दिस इज़
दिस काइंड ऑफ ट्रायल एंड एरर या रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग इज़ कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग जिसमें डेटा के साथ लेबलिंग होती है, हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसमें ये वाली कैटेगरीज आ जाती हैं कुछ, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में मेरे पास क्लस्टरिंग ग्रुपिंग अगर मैंने करनी हो, डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करनी हो, ठीक है ना, तो ये वाली कैटेगरीज मेरे पास आती हैं, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम कुछ इस तरीके का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास रियल टाइम डिसीजंस लेने हैं, रोबोट नेविगेशन हो गई, लर्निंग टास्क हो गए, गेम्स हो गई, एक्शन ओरिएंटेड काम के कौन से एक्सपीरियंसेस बेस्ट रहे हैं, कौन से एक्शंस ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है ना, तो उस तरह के उसमें हम जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल क्रिएट हुई है यहाँ पे, जो आई होप कि आपको जो है वो इस पर थोड़ा सा देखेगा। मैंने इसमें जो इमेजेस हैं वो कुछ इतने पुराने थे कि आपने शायद ये वाले सीजन्स ना देखे हों, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ रैंडमली 8 इमेजेस जो हैं वो निकाले हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ फॉर यू, आई एम गोना गिव यू द 1 मिनट और 2 मिनट, ठीक है ना। अब आपको ने तो ये इमेजेस पहले कभी नहीं देखे हों, आई होप सो, ठीक है। मैंने बहुत पुराने उस सीज़न में से ये ना ये डिटेक्टेड है, स्टार ट्रेक की सीज़न से। अब आपने तो कभी ये वाले नहीं देखे होंगे इमेजेस, सो इट्स अ न्यू इमेज फॉर यू, न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। अब मैं आपको कहती हूँ कि यार कुछ ना दिमाग में लगाओ, कुछ बेस बनाओ और उसकी बदौलत ना इन 8 इमेजेस को ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। अब मैं यहाँ पे ग्रुप्स नहीं कहूँगी, मैं इसको कहूँगी क्लस्टर्स, ठीक है। मैं कहूँगी 2 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दो। तो आप 1 मिनट लें और मुझे बताएं कि किस बेस पर आपने किसको डिवाइड किया। के लेफ़्ट की ग्रुपिंग और राइट की ग्रुपिंग करके अपने कुछ फीचर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। इवन इन द रियल मूवी भी पूरी एक स्लॉट थी, एक पूरा एक ही ग्रुप था जो जिनमें बाद में फ़ाइट हुई और वो फ़ाइट होकर 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। तो इस वजह से ये वाले ज़्यादा रियलिस्टिक इमेजेस हैं। इसमें अगर आप नोट डाउन करो ना तो कुछ ऐसे लोग हैं, देखो सबके जो है ना वो हेयर कट सम हाउ सिमिलर है, लेकिन फ्यू ऑफ देम जिनके माथे में ना जो हेयर कट आ रहा है उसके बीच में ना एक पॉइंटेड सी चीज़ आ रही है। एक तो ये वाली डिफ्रेंसिएशन जो है वो दिख रही है। इसी तरह ड्रेसेस देखो, ड्रेसेस में कुछ इन लोगों के कुछ वी शेप चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना, कुछ ख़ास वी शेप चीज़ें हैं, लेकिन इनके ज़रा और फेस फीचर्स अगर आप देखो, ठीक है, तो इनके थोड़े से रिजिड से हैं फेस फीचर्स, ठीक है, लेकिन इनके ज़रा थोड़े से सॉफ्ट इमोशंस वाले जो है वो फेस है, सही है ना। तो या वी कैन लेट्स सपोज इफ़ वी टेक ओनली 3 फीचर्स, ठीक है ना, एक तो इमोशंस ले लें, दूसरा ड्रेस ले लें, ठीक है, तीसरा जो है वो आप ये हेयर कट को कंसीडर कर लें, ये 2-3 जितने मर्ज़ी बना लें। तो ये इन 2 या 3 फीचर्स की बुनियाद पर लेट्स सपोज मैंने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जैसे आप लोग कह रहे हो, और वो जो ग्रुप्स में मैंने डिवाइड किया ये वो क्या थे, वो मैंने ये वाले 2 ग्रुप्स बना लिए और इनको मैंने कोई भी कैटेगरी प्रोवाइड कर दी, जैसे इमोशनलेस, जैसे ह्यूमनॉइड्स हो गए और ये इस तरह। अब रियल मूवी में इनकी जो ग्रुपिंग बनी हुई थी ना वो ऐसे ही बनी हुई थी, ठीक है। तो वो इस कैटेगरी वाले लोग जो हैं वो ज़रा इस तरह का पोर्ट्रे रखते होते थे, इस कैटेगरी वाले लोग, और रियल मूवी में इसको जो है ना वो मैम मूवी ये का जो नाम भी बता दें। स्टार ट्रेक सीज़न था, मूवी मुँह से निकल रहा है, सीज़न था ये पूरा, बिल्कुल अर्ली सीज़न 1 की मैं बता रही हूँ। अच्छा, तो उसके अंदर जो है ना वो इस कैटेगरी के जो ये लोग थे ना उन्होंने अपना नाम रोमलन्स रखा हुआ था, तो ये इन्होंने अपना नाम वॉल्कन्स रखा हुआ था। अब क्या रहा है, जैसे देखो ना मेरे पास मल्टीपल इमेजेस थे, मुझे जो पहला टास्क मिला था ना वो ये मिला था कि भाई कुछ फ़ीचर्स जो मुझे नहीं बताए गए थे, बहरहाल मैंने खुद ही एनालाइज करने थे, कुछ फ़ीचर्स की बुनियाद पर बता भी दिया जाए तो वो भी ठीक है, कुछ फ़ीचर्स की बुनियाद पर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने थे, वो मैंने कर दिए और मैंने उसको अपने ह्यूमन को दे दिया ये टास्क परफॉर्म करके। तो ह्यूमन ने उसको 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया। Now these are the categories, these are the labels. All the images under this cluster are labeled as Romulans.
and all the images under this clusters are labeled as volcans. ठीक है, अब एज पर द हम सीज़न के हिसाब से चलें तो उसके अंदर यही था जी कि अच्छा फिर उसके बाद वो स्पेस में जाते थे, वो न्यू स्पीशीज़ से मिलते थे, तो दे आर गोना ऑफ कोर्स वो अपनी टीमिंग बढ़ाएंगे, अपने ग्रुप को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने एरो लगाया हुआ है, ठीक है, अब मिसाल लें कि हम स्पेस में गए हैं और हमें जो पहली स्पीशी मिली है वो ये बंदा मिला है। अब आप इसको देखते हुए इसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके मैपिंग करेंगे, कोई प्रोबेबिलिटी निकालेंगे या कोई तरीक़ाकार ऐसा निकालेंगे जिससे आप फिगर आउट करेंगे कि ये किसके ज़्यादा क्लोज़ है, ये रोमलन्स के ज़्यादा क्लोज़ है या ये वॉल्कन्स के ज़्यादा क्लोज़ है। तो या तो हम इसको रोमलन कहेंगे या हम इसको वॉल्कन कहेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक दिस पर्सन वुड बी? ये शायद वोल्कन में आ जाएगा। ये वॉल्कन्स में आ जाएगा। वाई? बिकॉज इसके जो थोड़ा सा ड्रेस और फेस फीचर्स हैं वो थोड़े से ज़रा सॉफ्ट हैं एज़ कम्पेयर टू रोमलन्स के। तो ये जी। सम हाउ हम इसको जो है वो वॉल्कन की कैटेगरी में डाल देंगे। हम थोड़ा और आगे जाते हैं एंड नाउ वी आर ओवर हेयर। इसको हम क्या कह देंगे? ये थोड़ा सा हट के लग रहा है लेकिन फिर भी बहरहाल अगर मुझे करना हो, कैटेगरी बनानी हो, तो हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? ये रोम्यूलन वाली में डाल हाँ, देंगे। ये रोमलन्स के उसमें मिसाल के तौर पे कोई कह देता है कि ये वॉल्कन्स का है और लेटर ऑन जाके जो है वो हम एनालाइज करते हैं कि भाई कितने ठीक थे कितने गलत थे, तो हम बाद में कहेंगे कि अच्छा भाई ये क्लासिफिकेशन गलत हुई भी थी। तो बहरहाल इसको हमने जब देखा तो ये हमें क्लोजेस्ट रोमलन के लग रहा था, हमने उसमें डाल दिया। थर्ड वन इज़ क्वाइट ईजी। ये तो सीधा सीधा आपका जो है वो रोमलन के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, बड़े बड़े क्लियरली मैच हो रहा है। सो वी आर गोना पुट देम इन द रोमलन। ये जो फोर्थ आ रहा है ना, ये भी ओवरऑल हट के है। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस कि अगर मुझे ऐसी कोई थर्ड कैटेगरी मिलती है मुझे कि मैं एक तीसरी कैटेगरी बना सकती हूँ, तो शायद मैं एक तीसरी कैटेगरी बना दूँ। नहीं तो मैं इसके जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट करूँगी तो जो भी क्लोजेस्ट स्लाइटली क्लोजेस्ट भी मैच करता होगा मैं उस ग्रुप में उसको जो है वो ऐड कर दूँगी। मिसाल के तौर पे मैं इसको रोमन्स में ही ऐड कर दूँ। तो बेसिकली ये जो मैंने एक्टिविटी आप लोगों के लिए बनाई थी ना, इसमें मैंने आपको सिंपली ये दिखाने की कोशिश की थी कि जो सबसे पहले काम हम कर रहे थे कि हमने इसको क्लस्टर, दिस वर्स कि मेरे पास बंच ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आया था जिसके साथ कोई लेबल्स नहीं लगे हुए थे और हमने कुछ फीचर्स की बुनियाद पर उसको जो है वो 2 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया था। ये बेसिकली आपने अनसुपरवाइज लर्निंग कर रहे थे। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, एंड नाउ यू हैव द कैटेगरीज। अब आपके पास लेबल्ड डाटा मौजूद है, आपकी ट्रेनिंग हो गई है कि भाई किस बेस पे मैंने किसी को रोमलन कहना है और किस बेस पे मैंने किसी को वॉल्कन्स कहना है। अब क्योंकि आप ट्रेंड हो गए हैं, अब आप एक ट्रेंड मॉडल है जो कि जानते हैं कि रोमलन्स और वॉल्कन्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। नाउ व्हेन एवर आपके पास एक नया टेस्ट अनलेबल्ड डाटा आएगा और आपको एक टास्क दिया जाएगा कि इनको क्लासीफाई करें, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ फीचर जब इसको क्लासीफाई करेंगे या तो रोमलन में या वॉल्कन में, ये अब आप सुपरवाइज्ड लर्निंग कर रहे थे। ठीक है, तो ये मैंने एक रियल लाइफ आपको एग्जांपल देने की कोशिश की थी। ठीक है, बाद में रीइंफोर्समेंट को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो मैंने आपको ओवरऑल बताने की कोशिश की कि 3 तरह की आपकी टाइप्स हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज में आपके पास क्लासिफिकेशन रिग्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, अनसुपरवाइज में आपकी क्लस्टरिंग एसोसिएशन जैसी और रीइंफोर्समेंट में भी कुछ आपकी आ रही होती हैं। आप चाहें तो गूगल का कोई भी क्रैश मशीन लर्निंग कोर्स कर सकते हैं, बट समहाउ जो इसके हवाले से मैं चाहती हूँ आप क्या करें, आपने जो है वो ये डॉक्यूमेंट को रीड करना है। जब आप इस डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे वही बातें जो मैंने आपको करवाई हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मशीन लर्निंग क्या है, एक सिंपल सी डायग्राम, कुछ आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए, थोड़ा सा आप हिस्ट्री का टच देख सकते हैं, ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ठीक है ना, आपको डिफरेंसेस लाजमी आने चाहिए, जैसे कि है कि एआई का मशीन लर्निंग का डीप लर्निंग का डिफरेंस क्या है, या एआई का मशीन लर्निंग का डेटा साइंस का डिफरेंस क्या है, इसको रीड करिएगा। ठीक है, इस तरह की कई टर्म्स आपको मिल जाती हैं। फिर आपके पास टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, आपको
फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स है मशीन लर्निंग की। उसके अंदर कोई ना कोई एग्जांपल देकर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखें, जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिखाई, आप उसको फिगर आउट करें कि अच्छा यार इसकी कैसे काम कर रही है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, ये सुपरवाइज लर्निंग में आएगी या ये किस में आएगी। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने कोई डायग्नोस्टिक सिस्टम देखा है, मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम। अब वो जो इसे काम कर रहा है उसको आप फिगर आउट करें कि वो किस तरह की प्रॉब्लम है, वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या वो क्या है, हो क्या रहा है उसके अंदर, और वो किस कैटेगरी में आ रहा है, सुपरवाइज लर्निंग में आ रहा है या अनसुपरवाइज। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा देखिएगा ताकि आपका दिमाग खुले। ठीक है ना। और कुछ मशीन लर्निंग के हमारे पास एल्गोरिथम्स भी हैं जिसको हम देखेंगे। बहरहाल ये जो जब आप नीचे आओगे तो इसमें सुपरवाइज लर्निंग का, जैसे ये एक टेबल फॉर्मेट बना हुआ है, ये एक डेटा सेट है मेरे पास। ठीक है ना। और क्योंकि इसमें जो भी डेटा दिया हुआ है उसके साथ उसकी आउटपुट शामिल है, मैंने लिखा हुआ है सारा, तो ये लेबल्ड डेटा सेट है। तो जब भी आपके पास डेटा सेट और उसके साथ उसके लेबल्स दिए हों, तो आप जब आप मशीन को लर्न करवाएंगे उस डेटा के ऊपर, डैट इज़ गोइंग टू बी अ सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके का मैंने आपको जो है वो टेबल बनाकर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है, और आपको बताया कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग और आपके पास जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग की क्या एग्जांपल होगी, और इसी तरीके से आपके पास रीइंफोर्समेंट की क्या एग्जांपल होगी। बहरहाल मेन फोकस क्या है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का, इसको लाजमी आपने रीड करना है, और रीड करने के बाद जो है वो आपने इसको देखना है, बताना है कि अपने ग्रुप में कि भाई मेरी क्या लर्निंग हुई है और मैंने इससे क्या अंडरस्टैंडिंग की है। यहाँ तक जब आप परफॉर्म कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट उसमें आगे प्रोसीड करेंगे, उसके अंदर हम अगेन थोड़ी सी ज़रा टाइप्स को देखकर हम ऑफिशियली अंडरस्टैंड करेंगे डेटा सेट को समझना, भाई डेटा कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं और डेटा सेट की अंडरस्टैंडिंग कैसे हमने लेनी है। और हम कोई भी एक सैम्पल जो है वो एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, उसमें हम देखेंगे क्या हमने डेटा को खुद बनाना है। वो जो 6 स्टेप्स मैंने करवाए हैं, दिस इज़ माई मेन टारगेट। अब इन 6 स्टेप्स के ऊपर जो है वो आपने अपनी लर्निंग करनी है, और इन 6 स्टेप्स के ऊपर ही जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, कोई ना कोई प्रोजेक्ट पकड़ के लर्न कर रहे होंगे कि एटलीस्ट आपका जो आपके भी फाइनल प्रोजेक्ट्स होंगे, आपने मुझे वो दिखाना है कि एटलीस्ट आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पकड़ कर रियल टाइम डेटा सेट के ऊपर पकड़ कर आप वो 6 स्टेप्स मशीन लर्निंग के लगाने के काबिल हैं। ठीक है, दैट्स इट। इसको जो है वो आप लोगों ने परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट